हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। आज लेक्चर 2 है अकाउंटिंग का। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो जो हमारे यूपीएससी के सिलेबस में है वो है सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आज से जो हम लोग की पढ़ाई होगी वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग टू कवर इट। सो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग किस बेसिस पे किया जाएगा। इसमें टाइम को कंसिडर किया जाएगा। टाइम को क्या कंसिडर किया जाएगा कि हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की टाइमिंग क्या है। तो ट्रांजैक्शन के टाइमिंग के अकॉर्डिंग दो टाइप की अकाउंटिंग होती है। कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है, एक एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग होती है। कैश बेसिस में क्या होता है, देखिए, इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर रिसीव्ड एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर पेड। कैश बेसिस जैसे कि नाम से क्लियर, कैश, अगर इनकम आपको रिसीव हो जा रही है, मतलब पैसे आपको मिल जा रहे हैं, तो ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन, अदरवाइज नहीं करेंगे। या फिर एक्सपेंस हम लोगों ने पे कर दिया है तो ही वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। दिस इज कैश बेसिस। ये चीज और क्लियर होगी जब हम लोग जान जाएंगे व्हाट इज एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस में क्या होता है, इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और अकर्ड। मतलब जब भी इनकम का रियलाइजेशन हो जाए कि ये हमें हमारे पास आ चुका है, तब रिकॉर्ड कर देंगे कि हमें रियलाइजेशन हो गया कि हाँ ये मेरा सामान बिक चुका है, तो ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। पैसे आए हैं या नहीं आए हैं ये मैटर नहीं करता। Therefore, incomes are recorded when they are earned or accrued, whether received or not। चाहे वो पैसे भी मुझे मिले हैं या नहीं मिले हैं, तो भी मैं उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगा। सिमिलरली, एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर ड्यू। एक्सपेंस मुझे पता चल गया कि ये मेरा खर्चा होने वाला है, तो वो ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड हो जाएगा, वेदर पेड और नॉट, चाहे मैंने पे किया है चाहे नहीं किया। करेक्ट। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, टाइमिंग, मतलब कब आपका ट्रांजेक्शन हुआ है। एग्जाम्पल 1, रिसीव्ड सेल्स ऑर्डर इन May 2017 एंड रिसीव्ड पेमेंट इन अगस्त 2017। सेल्स ऑर्डर मुझे कब आया है, मई 2017 में ही आ गया है, लेकिन उस सेल का पेमेंट मुझे कब मिला है, अगस्त में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरी बुक की दुकान है, मैं एक बुक बेचने वाला हूँ। किसी ने पहले ही ऑर्डर दे दिया कि मई को ही ऑर्डर दे दिया कि मुझे ये बुक चाहिए, ठीक है, लेकिन उसका पेमेंट, और ये बुक मैंने उसे दे भी दिया, लेकिन उसका पेमेंट मुझे कब आया है, अगस्त में आया। तो अलग अलग बेसिस में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डेड मई 2017 में। अगर हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, मई में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल बेसिस में हो जाएगा। मान लो ये किताब 200 रुपये की थी, तो ये 200 रुपये का ट्रांजेक्शन अगर मैं मई में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब मुझे ऑर्डर आया था, तो वो कहलाएगा एक्चुअल बेसिस। लेकिन अगस्त 2017 में मुझे इसकी पेमेंट मिली है, अगर अगस्त 2017 को मैं ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये कहलाएगा कैश बेसिस। ओके, एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। Expenses paid at the rate 1000 per month as rent for 15 months up to जून 2018। जून 2018 तक का मैंने पेमेंट कर दिया, तो क्या रिकॉर्ड होगा, एक्चुअल बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग 12,000 रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कैश बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग 15,000 रिकॉर्ड करेंगे। क्यों, बताता हूँ। जब भी हम लोग एक्चुअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, तो हम लोग फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर करते हैं, फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर करते हुए चलते हैं। लेकिन कैश बेसिस में ऐसा कुछ रूल नहीं होता कि फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर किया जाए। इसलिए 1000 पेमेंट 15 मंथ्स कितने हो जाते हैं, 15 के हो जाते हैं, तो ये 15 के पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल बेसिस में हम लोग उस फाइनेंशियल ईयर के ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 12,000 ऑन द एक्चुअल बेसिस उस ईयर के लिए। हाँ, इसमें एक और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा 3000 का अलग से। ये चीज़ें और क्लियर होगी जब हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ लेंगे, तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म को समझने के लिए एक सिनेरियो में क्रिएट करता हूँ, जिसमें कि आप एक इंडस्ट्री के ओनर बन जाइए। अपने आप को कंसिडर कीजिए एक इंडस्ट्री के आप ओनर हो। आप एक इंडस्ट्री के ओनर हो, आप एक इंडस्ट्री को ओन करते हो, तो आप जो इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए पैसे अपने डाल रहे हो उस इंडस्ट्री में, वो कहलाएगा कैपिटल। आप ओनर हो, आप अपने आप को इमेजिन कर लो कि आप ओनर हो। आप जब इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो या एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है आपकी ऑलरेडी, उसमें जो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल।
तो कैपिटल इज बेसिकली नथिंग बट ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ओनर क्या इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल refers to the amount invested by the proprietor। proprietor का मतलब होता है ओनर, शॉर्ट टर्म में याद रखिए। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर ऑफ द बिजनेस इन ए बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज में एक ओनर कितना इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज कैपिटल। कैपिटल इज देयरफॉर कैपिटल इज आल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी। ओनर का जो पैसा लग रहा है उसी को बोला जाता है कैपिटल, या फिर नेट वर्थ भी इसी को बोला जाता है और नेट एसेट भी इसी को बोला जाता है। नेट एसेट या फिर ओनर्स इक्विटी या फिर नेट वर्थ, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल का सिंपल डेफिनेशन है। हाँ, और एक अकाउंटिंग जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये हमेशा याद रखिए, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लाइबिलिटीज। एसेट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, ये मैं बताऊंगा, लेकिन इसको बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल इक्वल टू एसेट प्लस लाइबिलिटी। ये मैं आगे और क्लियर करूंगा इस फॉर्मूला को। नाउ आपका बिजनेस है, ठीक है, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आप अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। आपका एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसमें आपके बहुत सारे कैपिटल है, लेकिन आप इस बिजनेस से कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पैसा हो या फिर एसेट हो, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए उसे बाहर निकाल रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। ओके, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। एनी कैश or value of goods withdrawn by the owner for the personal use, or any private payment made out of business funds। business fund से आप पैसे निकाल रहे हैं तो that is called drawing। ये टर्मिनोलॉजी अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही है तो आगे ये लेक्चर्स में काफ़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं इस लेक्चर्स को काफ़ी स्लो ले जाऊंगा ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाए कि ये सब टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होता है, लाइबिलिटीज मतलब होता है कि जो आप ओ करते हैं दूसरे को। तो आपका अगर बिजनेस है, ठीक है, अगर आपके बिजनेस को किसी और को पैसे पेमेंट करने हैं तो दैट पर्सन इज कॉल्ड क्रेडिटर। उस आदमी को क्रेडिटर बोला जाएगा। और जो आपको पेमेंट करना है वो आपके लिए लाइबिलिटी है। तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। It refers to the amount which firm owes to outsider. Owes to outsider. This outsider is what? Creditor. जो एक बिजनेस फर्म को बाहर के आदमी को देना होता है उसे बोला जाता है लाइबिलिटीज। फॉर एग्जांपल, मेरा एक बिजनेस है, मैंने बैंक से लोन लिया, तो बैंक ने मुझे जो पैसा दिया है वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि मुझे फ्यूचर में मुझे वापस करना है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप जो दूसरे के लिए ओन करते हैं, जो दूसरे को आपको लौटाना है, दैट इज लाइबिलिटी। क्लियर? और जिसको लौटाना होता है दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। याद रखिएगा, क्रेडिटर में भी मैंने लाइबिलिटीज की डेफिनेशन में क्लियर कर दिया। तो इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है? विच बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर। जो ओनर को ही बिजनेस है, एक हमारा बिजनेस है, एक ओनर है, ठीक है, ये बिजनेस अगर जो पैसे बिजनेस ओनर को वो करती है दैट इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या हुआ, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था बैंक का, जो बाहर या आउटसाइडर वाले से जो वो करती है उसे कहा जाता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्लियर? वेरी सिंपल। नॉन लाइबिलिटी का एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। व्हाट इज नॉन करंट लाइबिलिटी एंड व्हाट इज करंट लाइबिलिटी? अकाउंटिंग में जब भी आप टर्म सुनो नॉन करंट, तो आपके दिमाग में ये टाइमिंग आनी चाहिए, टाइम आना चाहिए पहली बात तो, और ये टाइम आनी चाहिए कि ये 1 साल से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 ईयर। ओके, और करंट मतलब क्या होता है? अभी अभी। अकाउंटिंग में जब भी आपको करंट वर्ड सुनाई दे, आपको दिमाग में पहले याद आना चाहिए कि विदिन 1 ईयर। विदिन 1 ईयर। अकाउंटिंग में जब भी आपको नॉन करंट सुनाई दे तो दिमाग में याद आना चाहिए ये लंबा चलेगा, मोर देन 1 ईयर। और करंट जब भी सुनाई दे तो आपको दिमाग में आना चाहिए विदिन 1 ईयर, अभी अभी। करंट का मतलब होता है अभी का, तो विदिन 1 ईयर, नॉन करंट मोर देन 1 ईयर। तो लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटी जो 1 साल से ज़्यादा चलेगी जैसे कि लोन, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या हो गया? आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपको अभी तुरंत देने हैं, आपको रेंट जो देना है आपको, वो आपको तुरंत देना है, 1 साल के अंदर देना है, हर मंथ देने होते हैं, इसलिए दिस इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी।
जो 1 साल से ज़्यादा चलेगा, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज। नाउ वी विल सी डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। ट्रांजेक्शन क्या होता है? दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसी चीजें जिनको हम मनी से एक्सप्रेस कर पाए उसे हम लोग ट्रांजेक्शन कहेंगे, लेकिन इन ट्रांजेक्शन के रिजल्ट के कारण जो भी चीजें होंगी कंपनी में, दैट इज कॉल्ड इवेंट। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मेरे एक फ़ोन का बिजनेस है, मैंने फ़ोन बेचा, मैंने 10,000 रुपये में फ़ोन बेचा, और ये मुझे जब 10,000 रुपये आ गए तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजेक्शन। मैंने एक फ़ोन बेचा 10,000 रुपये में और ये 10,000 रुपये आ गए तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। लेकिन इस ट्रांजेक्शन में मैंने प्रॉफिट कमाया मान लो 2,000 का, तो दिस इज कॉल्ड इवेंट। तो प्रॉफिट जो हुआ है मुझे इस ट्रांजेक्शन से वो 2,000 का हुआ है, दिस प्रॉफिट इज माई इवेंट। ये जो मेरी कंपनी प्रॉफिट में गई है ट्रांजेक्शन के कारण, तो इसको हम लोग एक इवेंट बोल सकते हैं। तो एवरी ट्रांजेक्शन इज इटसेल्फ अ इवेंट। हर ट्रांजेक्शन एक इवेंट है, लेकिन हर इवेंट एक ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो एवरी ट्रांजेक्शन इज ए इवेंट, बट नॉट एवरी इवेंट इज अ ट्रांजेक्शन। नाउ वी विल सी व्हाट इज एसेट। Assets are valuable resources owned by business that are acquired at a measurable money cost। ठीक है, तो एसेट का मतलब क्या होता है कि वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं। पहली बात तो ये ऐसे वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं जो कंपनी को के प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, या फिर फ्यूचर में ये जो कंपनी के काम आएगा, दैट इज कॉल्ड एसेट, जो कंपनी के फ्यूचर के लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बिल्डिंग खरीदा, तो दिस बिल्डिंग इज एसेट फॉर मी। मैंने कंपनी के लिए गाड़ी खरीदी, इससे मुझे एम्प्लॉय को घर पहुंचाना है, तो दिस कार इज एसेट। मैंने एक कंप्यूटर खरीदा कंपनी के लिए, लैपटॉप खरीदा, तो दिस लैपटॉप इज एसेट फॉर द कंपनी। या फिर लैंड खरीदा, फर्नीचर खरीदा, एक्सेट्रा, जिससे कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। ऐसे रिसोर्सेज को एसेट कहा जाता है। वो कंपनी की बिल्डिंग हो सकती है, लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, एयर कंडीशनर हो सकता है, और दीज आर बेसिकली एसेट्स फॉर ए कंपनी। एक कंपनी के लिए क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। अब एसेट्स भी दो टाइप के होते हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। मैंने इससे पहले ही बताया था, जब भी करंट दिमाग में आए विद इन 1 ईयर, नॉन करंट दिमाग में आए 1 साल से ज़्यादा। तो नॉन करंट एसेट्स कौन क्या होते हैं? हेल्ड फॉर कंटिन्यूस यूज इन बिजनेस फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड आर नॉट मीन्ड फॉर रीसेल। हम लोग ये ऐसे एसेट हैं जिसको हम लोग बार बार बेचते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लैंड, एक कंपनी है, उसके लैंड को हम हर साल तो नहीं बेचते, तो अनलेस वो लैंड बेचने वाली ही कंपनी हो। ठीक है, तो एज जिसको कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर खरीदा है अपनी कंपनी के लिए, जिसमें एम्प्लॉय बैठ के काम करेंगे, तो उस कंप्यूटर को मैं हर साल तो नहीं खरीदूंगा या फिर उसको बेच तो नहीं दूंगा, तो ये कंप्यूटर मेरे कंपनी में 5 साल, 10 साल, 15 साल रह सकता है। तो दीज आर नॉन करंट एसेट्स, मतलब जिसको हम लोग कंपनी में रखते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट मीन्ट फॉर रीसेल। एग्जाम्पल, फर्नीचर हम लोग हर साल नहीं खरीदते, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, गाड़ियाँ, एयर कंडीशनर्स, दीज आर बेसिकली नॉन करंट एसेट्स फॉर अ कंपनी। ना करंट एसेट क्या होते हैं? जैसे कि हमारा स्टॉक है, जैसे मेरी कंप्यूटर की दुकान है, मैं अगर कंप्यूटर खरीद रहा हूँ उसको बेचने के ही पर्पज से, तो ये मुझे 1 साल के अंदर बेचना ही है, तो दीज आर बेसिकली करंट एसेट, जिसका हमारा ये इंटेंशन होता है कि मुझे 1 साल में से बेच देना है। जैसे मेरी फ़ोन की दुकान है, मुझे फ़ोन बेचना है, तो दीज फोन्स जो मैं खरीद के लाया हूँ, दीज फोन्स आर एसेट फॉर मी। विच एसेट्स? करंट एसेट्स। तो करंट एसेट क्या होता है? मेंट फॉर सेल और कन्वर्टेबल इनटू कैश। ऐसे ऐसे चीज जिसको हम लोग बेच सकें उसी साल, उसी फाइनेंशियल ईयर में, या फिर वो कैश में कन्वर्ट हो जाए विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल, डेप्टर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल्स, ये सब क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस ये जान लीजिए ये सब करंट एसेट्स। डेप्टर अगर सिंपल शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में बोला जाए तो डेप्टर्स वो होते हैं जो आपसे उधार लेके गए हैं, जो आपके बिजनेस से उधार लेके गए हैं, दोज आर डेप्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी है, आप फ़ोन बेचते हो, ठीक है, फ़ोन बेचते हो आप, एक बंदा आता है, वो आपसे फ़ोन लेके जाता है उधार में, लेकिन आपको वो पैसे अभी पेमेंट नहीं किए, उसने प्रॉमिस किया कि मैं 1 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। तो ये जो बंदा है, ये आपके लिए, उस कंपनी के लिए क्या है? डेप्टर। ठीक है, तो कंपनी वाले के लिए ऐसा बंदा जो उधार लेके जा रहा है, दैट आर डेप्टर्स। ओके, व्हाट इज स्टॉक? जो आपने, स्टॉक का मतलब हो गया जो आपने, जैसे आपकी फ़ोन की दुकान है, जो आपने बहुत सारा फ़ोन खरीद के रखा है बेचने के लिए,
दोज आर सिंपली स्टॉक्स, वेरी सिंपल डेफिनेशन। जो आपने मटेरियल रखा है बेचने के लिए, दोज आर स्टॉक्स। बिल रिसीवेबल्स क्या होते हैं? बिल रिसीवेबल्स डेप्टर्स से रिलेटेड है। ओके, फॉर एग्जांपल एक डेप्टर है जिसने आपको पेमेंट नहीं किया, तो आप उससे कुछ प्रूफ चाहते हैं कि आप मुझे पैसे वापस करोगे। ओके, तो आप डेप्टर से प्रूफ चाहते हैं कि आप मेरे पैसे, आपको मेरे पैसे लौटाने हैं। तो क्या होता है, जो जिसको पैसे चाहिए वो एक बिल बनाता है जिसमें ओनर भी साइन करेगा और जो मेरा डेप्टर है वो भी साइन करेगा, और वो बिल किसके पास रहता है? उसी इंडस्ट्री वाले के पास ही रहता है। ठीक है, तो दिस बिल, ये जो बिल इसी को बोला जाता है बिल रिसीवेबल्स। मतलब इसमें प्रॉमिस लिखा हुआ है कि आप मुझे इस डेट को पैसे वापस कर दोगे। दोज आर बिल रिसीवेबल्स, जो बिल आएंगे। इसी तरह अगर हम लोग को किसी को पैसे पेमेंट करने, किसी और को पैसे पेमेंट करने, मुझे मान लो मैं, मेरा बिजनेस है, मैंने कहीं और से उधार ले रखा है, ठीक है, तो वो पैसे मैंने एक बिल साइन करके दे दिया है सामने वाले को कि इस डेट को मैं बिल आपका पे कर दूंगा, तो दोज बिल्स आर कॉल्ड बिल्स पेएबल। तो बिल्स रिसीवेबल आर करंट एसेट्स एंड बिल पेएबल आर करंट लाइबिलिटीज। याद रखिएगा, क्योंकि मुझे किसी और को देने, वो मेरी लाइबिलिटी है, मुझे पैसे देने हैं इसको। तो बिल रिसीवेबल्स आर करंट एसेट्स एंड बिल पेएबल आर करंट लाइबिलिटीज। बिल्स में और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बिल आगे बहुत आने वाला है जिसमें हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे। तो बिल का एक बेसिक ज्ञान आप याद रख लीजिए कि बिल हमेशा उसके पास रहेगा जिसको पैसे मिलने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को उधार दिया है, ओके, मैंने किसी को उधार दिया है, तो वो जो बिल साइन करके रहेगा वो फाइनली बिल मेरे ही पास रहेगा। मेरे पास प्रूफ होना चाहिए कि मुझे इस आदमी से पैसे लेने हैं, क्योंकि कल को वो आदमी अगर भाग गया या कहीं चला गया, उसने पेमेंट मुझे नहीं किए, तो ये बिल एज ए प्रूफ काम करेगा कि हाँ, इस आदमी ने मेरे से पैसे प्रॉमिस किए थे लेकिन नहीं दिए। तो इसलिए कोई भी बिल हो, किसी भी टाइप का बिल हो, किसी भी टाइप का एग्रीमेंट हो, वो हमेशा किसके पास रहता है? जिसको पैसे लेने हैं सामने वाले से। अगर मान लो जो बंदा है इसके पास बिल रहा, जिसने पैसे पेमेंट नहीं किए, ये तो बिल लेके भाग ही सकता है, तो मेरे पास क्या प्रूफ रहेगा कि मुझे इससे पैसे लेने? तो इसलिए बिल का एक बेसिक ज्ञान ये होता है कि बिल हमेशा, कोई भी टाइप का बिल हो, बिल हमेशा और हमेशा उसके पास रहता है जिसको पैसे लेने हैं सामने वाले से। ठीक है, जैसे मुझे सामने वाले से पैसे लेने हैं तो बिल मैं रखूंगा, मैं प्रोसेस करूंगा, सामने वाला प्रोसेस नहीं करेगा। ये हर केस में होता है। जैसे चेक के भी केस में आप देख लो, चेक भी उसी के पास रहता है जो पैसे रिसीव करेगा, ठीक है, ना कि जो पैसे देगा। वो चेक ला के आप गए, बैंक में गए, नहीं मिला तो अलग बात। बैंक में मान लो उसके पैसे नहीं है तो आप क्लेम कर सकते हो, हाँ इसने मुझे चेक लिख के दिया है लेकिन पैसे मुझे रिसीव नहीं हुए, चेक बाउंस कर गया है। ठीक है, तो बिल, किसी भी टाइप का एग्रीमेंट हो, बिल, वो हमेशा उसके पास रहता है जिसको पैसे मिलने हैं, क्योंकि उसके पास एक एज ए प्रूफ रहेगा कि हाँ मुझे ये पैसे चाहिए। तो बिल रिसीवेबल्स भी हो सकता है, बिल पेएबल भी होगा। बिल रिसीवेबल होगा तो क्या होगा, वो बिल किसके पास रखे रहेंगे? बिजनेस वाले के पास ही रखे रहेंगे। बिल पेएबल होगा तो बिल जो सामने वाले जिससे मुझे पे कर रहे हैं उसी के पास बिल रखा रहेगा, मेरी लाइबिलिटी रहेगी कि मुझे उसके जाके पेमेंट करना है। तो बिल रिसीवेबल, स्टॉक्स और डेप्टर, आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक और इसमें बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि जब भी क्रेडिटर और क्रेडिट, ये दोनों वर्ड डिफरेंट है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, उधार देना या उधार लेना। क्रेडिटर वो होता है जिससे हम उधार लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे आपको स्टेटमेंट सामने आ सकते हैं, मतलब फ्यूचर में आपके आपके सामने मान लीजिए ऐसा स्टेटमेंट आता है कि 2000 रुपीज स्टॉक्स परचेज ऑन क्रेडिट। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने 2000 रुपए का सामान खरीदा उधार में, ऑन क्रेडिट मतलब सिंपल उधार। ठीक है, या फिर समवन, लेट्स से ए परचेज बुक फ्रॉम बी ऑन क्रेडिट। इसका क्या मतलब हुआ
ए ने बी से बुक खरीदा उधार में, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि मैंने सेल किया, आई सोल्ड अ बुक, आई सोल्ड अ बुक ऑफ ₹200 टू बी ऑन क्रेडिट। का ये मतलब हुआ मैंने उधार में सामने वाले को बुक दिया, ठीक है। तो क्रेडिट एक जनरल वर्ड है, इसका मतलब होता है सिंपल उधार। इसको क्रेडिटर से कंफ्यूज मत कीजिएगा। क्रेडिटर वो होता है जिसको हम लोग को पैसे देने होते हैं, ओके। तो क्रेडिट और क्रेडिटर में डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। स्टेटमेंट में आगे जो स्टेटमेंट जब आप इसके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे या फिर जब आपको एंट्री करने वक्त कहा जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन आएगा इस चीज़ में, इसलिए ये चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ। जब वो एंट्री आएगा तो भी मैं दोबारा क्लियर करूँगा। अब एसेट्स का क्लासिफिकेशन और तरीके से कर सकते हैं, जैसे टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। जिनको छू सके, टेंजिबल का मतलब होता है टचेबल, जिसको छू सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसे बोला जाता है टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट जिसे हम छू नहीं सकें, फॉर एग्जांपल पेटेंट। किसी चीज़ का हम पेटेंट लेते हैं तो वो भी मेरा एक एसेट है। मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी कुछ मेरी कंपनी ने ऐसा टेक्निक डिस्कवर किया है जिसका मेरे पास पेटेंट है। फॉर एग्जांपल मेरी वैक्सीन की कंपनी है और उस वैक्सीन का पेटेंट मेरे पास है, तो उस पेटेंट को बेच के मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो दैट पेटेंट इज ए इंटेंजिबल एसेट फॉर माई कंपनी, ओके। वैक्सीन का जो टेक्निक है बनाने का, दैट इज कॉल्ड पेटेंट, उससे मैंने रजिस्टर करा रखा है और उस पेटेंट को बेच के मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो दिस इज इंटेंजिबल एसेट। जैसे गुडविल, गुडविल क्या होता है आप फ्यूचर में पढ़ेंगे। गुडविल भी एक टाइप का एसेट है। गुडविल का ट्रांजेक्शन हम लोग अलग से पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो कि मैं फ्यूचर में आपको पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल ये याद रखिए, गुडविल, पेटेंट, दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल को एक लाइन में समझा जाए तो आपकी कंपनी जैसे एक एग्जिस्टिंग कंपनी जिसका नाम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और कोई दूसरी कंपनी उससे आके जुड़ना चाहती है। तो मान लो मेरी कंपनी है जिसका नाम बहुत ज़्यादा है और सामने वाले की कंपनी एक स्टार्टअप है, वो मेरी कंपनी के साथ कोलैब करना चाहती है, मेरी कंपनी के साथ जुड़ना चाहती है, मेरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आना चाहती है। अगर वो मेरे साथ पार्टनरशिप में आना चाहती है तो मेरी तो ऑलरेडी स्टेब्लिश कंपनी है और वो आ रहे हैं मेरी कंपनी में, तो उसका ऐसे ही फ़ायदा हो रहा है। तो जो स्टेब्लिश्ड कंपनी है वो स्टार्टिंग कंपनी या अपनी से छोटी कंपनी से गुडविल डिमांड कर सकती है कि आप मुझे इतने गुडविल दो तो ही मैं आपके साथ पार्टनरशिप करूंगा। तो दीज आर गुडविल्स एंड पेटेंट्स, ऑल दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स। सो व्हाट इज फिक्सेस एंड नॉमिनल एसेट्स, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। ऑलरेडी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।